अर्थशास्त्र पढ़ने वाले सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे और उनके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं, इस विषय से परिचित होंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास करना, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित देश में लागू की गई। और इस योजना के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस तरह से थे, बिंदुवार आइए उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली इसमें जो बात आती है वो है कृषि के क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई ताकि देश में खाद्यान्न संकट को दूर किया जा सके। जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो अंग्रेज़ों के द्वारा पूरी तरह से शोषित और एक्सप्लॉइटेड जो अर्थव्यवस्था थी वो हमारे सामने थी या हमारे साथ थी। देश की जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न का उत्पादन भी नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में सबसे पहली ज़रूरत देश की थी यही कि हम कम से कम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें, या कम से कम देश के लोगों को खाने की व्यवस्था तो हो जाए। तो इसीलिए सबसे पहला जो उद्देश्य रखा गया, लक्ष्य रखा गया, वो कृषि के क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सबसे पहले प्रथम वरीयता इसी को दी गई, और देश में खाद्यान्न संकट को दूर करना ये प्रथम लक्ष्य था। जो दूसरा लक्ष्य था वह था देश के विभाजन और युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना और अर्थव्यवस्था को स्थापना करना। संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आय की असमानताओं को दूर कर सामाजिक न्याय की स्थापना करना। देखिए, संविधान में कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं जो सरकारों के लिए गाइडलाइन का कार्य करते हैं। उन्हीं के अंतर्गत कार्य करते हुए आय की जो असमानताएँ हैं उनको दूर करना। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि आप अमीरों पर एक मात्रा तक टैक्स लगा सकते हैं और उनसे वसूल की गई धनराशि को आप गरीबों के कल्याण पर खर्च कर सकते हैं। इसे सामाजिक न्याय की स्थापना के तहत उठाया गया एक कदम कहा जा सकता है। लेकिन यह भी जो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके अनुपालन में ही होना चाहिए। चौथा था कि विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचा का निर्माण करना। तो ये चार प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के। इसके बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है, ये 1956 से 61 के बीच में लागू हुई। यह योजना जो थी यह सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो प्रमुख उद्देश्य थे उन्हें हम जानें। इससे पहले हम ये जान लें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, एक क्विक रिवीजन, ये 1951 से 1956 के बीच में भारत में लागू हुई। और ये किस सिस्टम पर आधारित थी? ये आधारित थी डोमर समृद्धि मॉडल पर। किस पर? डोमर समृद्धि मॉडल, राइट, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद में हम फिर से आ जाते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बिंदुवार उद्देश्यों पर डिस्कशन करने के लिए। इसमें सबसे पहली बात थी कि भारी और आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था, दूसरे में भारी और आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया, और औद्योगिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तेजी से औद्योगिकरण हो सके ये लक्ष्य रखा गया। आय एवं संपत्ति की विषमताओं में कमी लाना यह भी उद्देश्य था। तो ये वही था जो ऊपर भी दिया गया था। संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनकी सीमाओं में रहते हुए सामाजिक असमानता को दूर करना। तो सामाजिक असमानता जो है वह तमाम तरह की जात धर्म के आधार पर होने वाले असमानता से संबंधित है। आय और संपत्ति का संबंध आर्थिक असमानता से है, इस विषमता को भी कम करना। दूसरा, रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा वृद्धि करना, इसके लिए श्रम प्रधान उद्योगों में वृद्धि करना। देखिए,
श्रम प्रधान उद्योग यानी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। समझना, दो तरह के उद्योग होते हैं। एक होता है पूंजी प्रधान उद्योग जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से उत्पादन होता है, और दूसरा होता है श्रम प्रधान उद्योग जहाँ पर छोटी मशीनों पर ज़्यादातर संख्या में, ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो लेबरर्स हैं वो काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं। तो ऐसे उद्योगों में वृद्धि करना जहाँ पर श्रम प्रधान उद्योग जो हैं, जहाँ पर श्रमिक ज़्यादा काम करते हैं, इससे लोगों भारत की जनता के लिए रोजगारों के अवसरों का सृजन होगा और उसमें वृद्धि होगी, ऐसा माना गया। चौथा जो था, लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि करना, उतनी वृद्धि हो जाए कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो जाए। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य आपने अभी पढ़े। मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। देश का विभाजन हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए थे, तो युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था को पुनरुत्थान करना था, और नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए असमानताओं को, आय की असमानताओं को दूर करना था, और विकास के कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रशासनिक यानी कि जैसे जिलाधिकारी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उप जिलाधिकारी, तमाम और अधिकारी, ये प्रशासनिक ढांचा है। और संगठनात्मक ढांचा, विभिन्न प्रकार के संगठन कार्य करते हैं जिनसे अर्थव्यवस्था संचालित होती है, जैसे बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वगैरह वगैरह, इन सब का निर्माण करना। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो फोकस हो गया वो भारी और आधारभूत उद्योगों पर हो गया। भारी और आधारभूत उद्योगों में आप जानते हैं कि स्टील इंडस्ट्री आती है, टेक्सटाइल मिल्स आती हैं, जो बाद में दूसरे उद्योगों का आधार बन जाती हैं। तो इन पे जोर देना, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को विशेष ध्यान दिया गया। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की बात है, और दूसरी में जो विशेष ध्यान दिया गया वो भारी और आधारभूत उद्योगों पर ध्यान दिया गया। आय और संपत्ति की विषमताओं में कमी लाना, यह दोनों में लगभग कॉमन था। रोजगार के अवसरों का सृजन करना, उसमें बढ़ोतरी करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख अंतर क्या थे। अंतरों के माध्यम से आप ये बिंदुओं को याद रख सकेंगे। उसके बाद में आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। 1961 से 66 के बीच में यह योजना लागू हुई। हालांकि ये किस मॉडल पर आधारित थी इसका विशेष उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन ये माना जाता है कि ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल यानी आगत निर्गत मॉडल के प्रभाव में है, यानी कि उससे प्रेरित है कहीं ना कहीं। तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं आइए जानते हैं। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसके प्रमुख उद्देश्यों में आता है आधारभूत उद्योगों के विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र पर विशेष बल देना। अब देखिए, जो पहला लक्ष्य होता है ये उसके कैरेक्टर को बताने लगता है उस पंचवर्षीय योजना का। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता देती थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्षेत्र, जो आधारभूत औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको कहीं ना कहीं तीव्र औद्योगिकरण पे, जो आधारभूत उद्योग थे उनके तीव्र औद्योगिकरण पर बल था। और यहाँ पर कहा गया कि उद्योगों के विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया जाए, यानी कि दोनों को यहाँ पर ले लिया गया। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वस्फूर्त बनना मुख्य प्राथमिकता रही। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि जो चीज़ें दैनिक उपभोग की हैं और आप उसे विदेशों से प्राप्त करते हैं वह आप अपने देशों में ही उसके विकल्प बनाएं। और स्वस्फूर्त बनाना, अर्थव्यवस्था को स्वस्फूर्त का मतलब है जो स्वतः ऑटोमेशन जिसमें हो जाए, जिसमें डिमांड को जो है जनरेट न करना पड़े, सप्लाई के लिए अतिरिक्त प्रयास न करने पड़े, सब ऑटोमेशन में आ जाए, वो स्वस्फूर्त अर्थव्यवस्था होती है। उसको उस स्थिति तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अवसरों की समानता में वृद्धि करना और आय का समान वितरण करना, सभी को समान अवसर मिले, रोजगार के, बिजनेस के और समान आय के। देश की मानवीय शक्ति का अधिकतम उपयोग करना और देश के अवसरों में, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तो ये कुछ यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे। आइए बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के कुछ और भी बिंदु हैं, इन्हें भी ध्यान से हम समझ लें। 5वां पॉइंट, खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और कृषि उत्पादन में इस तरह से वृद्धि करना जिससे कि उद्योग व निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। देखिए, खाद्यान्न एक बड़ी समस्या थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के आते आते। 61 से लेके 66 के बीच में ये पंचवर्षीय योजना थी। इस समय खाद्यान्न की समस्या बहुत बड़ी थी।
उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ये लक्ष्य रखा गया था। और कृषि उत्पादन में इस तरह से वृद्धि कर देना कि हम उद्योग और निर्यात की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकें, यानी कि न सिर्फ हम घर में घरेलू उपयोग के लिए अनाज उत्पन्न करें, बल्कि उद्योगों में भी अगर उस अनाज का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि गेहूं का उत्पादन आपने किया, तो सिर्फ किसान या जनता अपने उपयोग के लिए गेहूं ना रखे, बल्कि उसे फ्लोर मिलों में पहुंचाया जाए, उससे और तमाम प्रोडक्ट बेकरी और ब्रेड वगैरह बनाए जाएं, निर्यात भी किया जा सके, इतना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में। एक और बात आई थी कि राष्ट्रीय आय में 5% से अधिक वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाएं देश में लागू हुई। ये 1966 से 1959 ये समय रहा। इसमें 1966 तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1966 को समाप्त हो गई थी, लेकिन भारत पाक युद्ध 1965 में चल रहा था और उसके बाद में 1965-66 में काफ़ी बड़ी मात्रा में सूखा देखने को मिला। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। इसको देखते हुए 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं और इसे योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पहले 5-5 साल की जो योजनाएं चलती थी, पंचवर्षीय योजना जिन्हें कहा जाता था, अब 1-1 साल की योजनाएं चली 1966 से 1969 के बीच में। तो इन्हें योजना अवकाश कहा गया 3 साल का। चौथी पंचवर्षीय योजना फिर से 1969 से 1974 के बीच में लागू हुई और इस समय आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो DR गॉडगिल थे। उन्होंने इसे तैयार किया और ये जो योजना थी ये लियोनटीफ एक अर्थशास्त्री हैं, इनके आगत निर्गत मॉडल पर ही ये आधारित थी। इससे पहले भी आगत निर्गत मॉडल था। जो योजना हमने पढ़ी थी, योजना नंबर 3, ये आगत निर्गत मॉडल था, लेकिन ये सुखमय चक्रवर्ती का जो मॉडल था आगत निर्गत मॉडल, उस पर आधारित था। ये जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, जो आप अभी चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं, ये DR गॉडगिल के द्वारा तैयार किया गया। लियोनटीफ जो एक अर्थशास्त्री हैं, उनके आगत निर्गत मॉडल पर ये आधारित था। चौथी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, आइए इन्हें जानते हैं। पहला इसका जो उद्देश्य था वो है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका मुख्य उद्देश्य ही रहा। देखिए, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास यानी कि आप स्टेबल रेट से आर्थिक विकास करें एज एन इकोनॉमी। और आत्मनिर्भरता का मसला आता है कि आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति घर पे स्वयं कर सकें। ठीक है। दिन आता है तीव्र गति से औद्योगिक विकास तथा आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल। यस, ऑफ कोर्स, ये लगभग वही हैं, पुराने लक्ष्य हैं कि आप तेज़ी से औद्योगिक विकास करना चाहते हैं और इस दिशा में आपने आधारभूत और जो भारी उद्योग हैं, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री बेसिकली, उस पर विशेष बल देना। और इन्हें आधारभूत इसलिए कहा जाता है कि स्टील आपने लोहा बनाया, फिर इन्हीं से मशीनें बनी जो अन्य उद्योगों की फैक्ट्रीज में लगी जा करके, तो ये आधारभूत और भारी उद्योग होते हैं। बिल्डिंग्स बनती हैं तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है इसकी। ओह माय गॉड। आय और संपत्ति के वितरण के साथ साथ क्षेत्रीय विषमताओं में कमी लाना, ये भी पुराना है। और राष्ट्रीय आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, संतुलित विकास पर बल देना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करना। जी हाँ, ये एक नई चीज़ है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करना। अदरवाइज आप देखें संतुलित विकास का तात्पर्य यह है कि समान क्षेत्रीय विकास। जैसे असमान क्षेत्रीय विकास बड़ा देखने को मिला देश में। महाराष्ट्र जैसे राज्य, गुजरात जैसे राज्य बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन वहीं पे बिहार भी था और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी था, इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। तो ये असमान विकास हो रहा था, तो संतुलित विकास पर बल देने की बात कही गई। राष्ट्रीय आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आय संपत्ति के वितरण, ये सब पुरानी पंचवर्षीय योजनाओं में भी थे। यहाँ प्रमुख जो उद्देश्य था वो क्या था, एक तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू यहाँ कर दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। दूसरा, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। यहाँ पे आप शायद बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए आइए बात करते हैं हम पांचवी पंचवर्षीय योजना की। ये 1974 से 1989 के बीच में लागू रही, 79 के बीच में लागू रही। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर यह भी आधारित थी, सेम जो चौथी पंचवर्षीय योजना का। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि तीसरी भी आगत निर्गत मॉडल पर ही आधारित थी।
लेकिन उसके जो अर्थशास्त्री थे वो अलग थे, सुखमय चक्रवर्ती जी थे, और लियोन्टिफ की जो आगत निर्गत मॉडल है वो चौथी और पांचवी दोनों पंचवर्षीय योजना का आधार था। इस समय दरअसल हुआ क्या था कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जो बाद में बीजेपी कहलाई या बीजेपी के रूप में जानी गई, उसका पुनर्गठन हो गया। जनता पार्टी की ये जो सरकार थी, ये दरअसल इसने ये 1977 में आई। तो इसने क्या करा, 1977 जो समाप्त होना चाहिए था, आई एम सॉरी टू से, 1977 में योजना समाप्त होनी चाहिए थी। आप जरा सा समय देख लें, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये 1969 से 1974 के बीच में इसे चलना था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि माफ़ कीजिएगा, हाँ, ये जो पंचवर्षीय योजना जो चौथी योजना थी ये कब से थी, 1969 से 1974 के बीच में। लेकिन ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 से 1969 के बीच में चलनी थी। लेकिन क्या हुआ कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसने 1977 में 79 से पहले ही 1977 में, एक वर्ष पहले ही इसे समाप्त घोषित कर दिया, और छठी योजना 1978 से 83 के बीच में लागू कर दी, जिसे अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान कहा गया। इसका प्रतिपादन गुनार मिर्डल ने किया था। भारत में इसे लागू करने का श्रेय डीटी लकड़ावाला को जाता है। प्रतिपादन किसने किया था, गुनार मिर्डल, ये विदेशी अर्थशास्त्री थे। भारत में इसे लागू किया किसने, डीटी लकड़ावाला ने। याद रखिएगा, जनता पार्टी की सरकार बन गई 1977 में। उसने 1974 से 1969 के बीच में चलने वाली जो पंचवर्षीय योजना थी उसको समाप्त कर दिया बीच में, और उसको रोलिंग प्लान कहा गया, अनवरत योजना कही गई। इसका श्रेय मिला डीटी लकड़ावाला को, ठीक है। लेकिन पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले प्राथमिकता से जो बात कही गई, गरीबी उन्मूलन। जनता पार्टी जो थी उसका ये कहना था कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, जब अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश के अधीन थी, फिर आप मुक्त हुए, तो उसके बाद में चरणों में ही कुछ काम हो सकते थे। खैर, अपनी अपनी इसमें मेरी कोई ऐसी सहमति या असहमति नहीं है, ये अपनी अपनी राय है। फिलहाल मेरा ये मानना है कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को जनता पार्टी सरकार ने सबसे पहले वरीयता दी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। दूसरा है, कृषि और आधारभूत उद्योगों तथा आम उपभोग की वस्तुओं को उत्पादित करने वाले उद्योगों पर बल दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, भूमिहीनों को मकान, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क वगैरह ये सब शामिल थे। आप देखें, बाद में भी बीजेपी की सरकारें इन्हीं लक्ष्यों को पाने में लगी रहीं। न्याय संगत मजदूरी कीमत नीति, यानी कि लोगों को उचित मजदूरी दी जाए, ऐसी नीति को रखा गया इस योजना में। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन की नीति भी लागू हुई, यानी कि जो आप इंपोर्ट करते थे उसको, विदेशों से जो माल आप क्रय करके अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मंगाते थे, उसको आप अपने ही देश में उत्पादित करें और उससे उसको प्रतिस्थापित करें, रिप्लेस कर लें। निर्यात संवर्धन मतलब जब आप अपने देश में इतना उत्पादन कर लें जो आवश्यकता से अधिक हो। आवश्यकता से अधिक का मतलब होता है अधिशेष हो, सरप्लस हो। आवश्यकता से अधिक अगर कोई चीज़ है अर्थात सरप्लस, ठीक है, सरप्लस माने अधिशेष, तो तभी आप उसको विदेशों में निर्यात कर पाएंगे, बेच पाएंगे। तो ऐसी नीति भी इसमें इसका हिस्सा रखी गई, और सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। तो ये आपने समझा होगा पंचवर्षीय योजना। लेकिन छठवीं पंचवर्षीय योजना का मसला क्या है, आप देखिए जरा समय क्या था इसका। इसका समय था 1978 से 1978 से 1983। 1978 से 1983 छठी योजना लागू की किसने, जनता पार्टी ने। तो जो आपकी छठी योजना थी, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये 1980 से 85, इस योजना की शुरुआत 2 बार हुई। पहली तो छठी योजना आपने पीछे पढ़ी, दूसरी छठी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई वो जनता सरकार द्वारा जो चल रही थी 1978 से 83, यह केवल 2 वर्षों तक ही चल पाई थी। और उसके बाद में
दूसरी बार कांग्रेस की सरकार आ गई, ठीक। और कांग्रेस की सरकार 1980 में आ गई, तो उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना फिर से बना दी, क्योंकि उनको लगा कि हमारी योजना इन्होंने हटाई पंचवर्षीय योजना, तो 2 साल पहले, तो क्यों ना हम इसको खारिज कर दें, और उन्होंने अपनी दूसरी छठवीं पंचवर्षीय योजना लागू कर दी। इसके लक्ष्य कुछ इस तरह से रखे गए: गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन को पहली और प्रमुख प्राथमिकता दी गई, आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना ये लक्ष्य रखा गया, सामाजिक न्याय के विकास के साथ विकास करना और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना। तो फिलहाल आधुनिकीकरण एक ऐसा शब्द था जो छठवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार यूज में आया। मॉडर्नाइजेशन ये शब्द किस में आया? ये छठी या छठवीं पंचवर्षीय योजना में आया, ठीक है, 5 ईयर प्लान 6th, ठीक है ना, जिसमें ये आया क्या, ये आधुनिकीकरण। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये 1985 से 1990 तक लागू रही। इस योजना में मूलतः उन सभी नीतियों पर बल देने का विचार किया गया जो खाद्यान्नों के उत्पादन की को तीव्रता से बढ़ा सकें, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि कर सकें और उत्पादकता में वृद्धि करें। 7वीं पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य हैं आइए उनको जान लेते हैं। आधुनिकीकरण को प्रमुख उद्देश्य से इसमें शामिल कर लिया गया 7वीं में। छठे में इसका उल्लेख किया गया, लेकिन 7वीं में इसको प्राथमिकता दे दी गई। खाद्यान्न के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, समानता और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कही गई। भारतीय अर्थव्यवस्था को एक स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, ये इसका एक लक्ष्य हो गया। समानता और न्याय समझ लेना कि किसी भी व्यक्ति को लिंग या जाति या धर्म के आधार पर असमान व्यवहार ना झेलना पड़े। अगर किसी को कुछ विभेद का सामना करना पड़ता है तो अन्याय है, उसको हम खत्म करें और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो पहली 7 पंचवर्षीय योजनाएं थीं ये 1951 से 1990 के बीच में लागू रहीं। इस दौरान इनकी सफलता और असफलता का जिक्र हम आगे करेंगे। हम इतना कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की प्रगति इस दौरान सराहनीय रही। उद्योगों में स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय की अपेक्षा काफ़ी विविधता आई, यानी कि तमाम वैरायटी के उद्योग देश में शुरू हुए। कृषि में हरित क्रांति आ चुकी थी, जिसके कारण भारत जो है वो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका था। भूमि सुधार के परिणाम स्वरूप जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया था। यद्यपि इस अवधि में कठोर सरकारी नियमन के कारण औद्योगिक विस्तार अवरुद्ध हुए थे। उत्पादकों के संरक्षण के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने और उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ा। ये उत्पादकों का संरक्षण क्या होता था? ऐसा माना जाता था कि विदेशी कंपनियां जो हैं वो बड़ी पूंजी वाली कंपनियां हैं, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनके उत्पादों की गुणवत्ता के साथ साथ उनका मूल्य गुणवत्ता बेहतरीन है और मूल्य उनका कम है। अगर वो देश में आ गए तो यहाँ के जो उत्पादक हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उनको संरक्षित करते हुए, उनको प्रोटेक्ट करते हुए, इसको डोमेस्टिक प्रोटेक्शन कहा गया, विदेशी कंपनियों को भारत में आने नहीं दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो देश में उत्पादन हो रहा था, चूँकि कंपटीशन उनका नहीं था उस तरह की वस्तुओं से, तो देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंतर्मुखी नीति यही है कि आप विदेशी कंपनियों को यहाँ आने नहीं दे रहे थे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक सशक्त निर्यातक क्षेत्र जो था वो जो विकसित हो सकता था वो विकसित नहीं हो सका इस दौरान। इन सारे पहलुओं को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के परिवर्तित होने के कारण आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता का अनुभव होने लगा था और इसी वजह से अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति प्रारंभ की गई, जिसे हम कल पढ़ेंगे। आज के जो चेक पॉइंट्स हैं आप इनके प्रश्नों के उत्तर खोजें। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हुई, द्वितीय चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, मतलब किस पर का मतलब किस मॉडल पर। गरीबी उन्मूलन को किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले शामिल किया गया था? आप जानते हैं गरीबी उन्मूलन जब जनता सरकार आई थी, कब आई थी और उन्होंने कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की थी, याद करिए और बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको याद है। अगर याद नहीं है तो आप पीछे जा कर के देखें एक नई आर्थिक नीति कब से प्रारंभ हुई थी। अभी इसका सवाल का जवाब अभी आपने पढ़ा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये आपने जाना। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का कि जो हमारी 1990 तक की जो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनकी सफलता की स्थिति क्या है। आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।